Hello everyone, welcome to IQTab. Now in this particular video, we are going to talk about the 12th Ministerial Conference that was recently held for WTO, that is World Trade Organization. Now इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे that what were the main agendas जिसको टेकअप किया गया था इस बार and what are the things जिसको सक्सेसफुली इस बार रिव्यू किया गया है and कौन कौन से न्यू चीज़ों को यहाँ पर डिसाइड किया गया है. इन सारी चीज़ों को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. Now first things first, let's try to understand some of the headlines. देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड सेज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड, पिछले 10 सालों के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम WTO मेंबर्स हैव बीन एबल टू रीच अ हिस्टोरिक डील. इसका मतलब क्या है? जब भी पिछली मीटिंग्स होती थी, देयर वर सेवरल एजेंडास दैट वर टेकन अप. मतलब कुछ एजेंडास को वो लोग स्टार्ट करते थे, बट उनमें से ज्यादातर जो एजेंडास थे दे वर नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड. उनके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता था. बट फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले 10 सालों के अंदर ऐसा देखा गया है कि जितनी भी एजेंडास लिए गए थे उन सब में कुछ न कुछ डेवलपमेंट हुआ है. And next is this particular जो meeting हुई थी, this was actually held in Geneva. So that one thing that you have to understand is that the 12th Ministerial Conference of World Trade Organization that was recently held in 2022, that was actually held in Geneva. Alright. Apart from this, there is one more headline which says कि जो WTO का recently 12th Ministerial Conference हुआ है, उसके अंदर कुछ main agendas थे. First things first, let's try to understand what are the main agendas. फर्स्ट दे टॉक्ड अबाउट द फिशरी की सब्सिडी के बारे में. सेकंड दे टॉक्ड अबाउट कि जो ग्लोबल लेवल पे जो पैंडेमिक जो बढ़ रहा है उसके लिए किस तरीके से हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, किस तरीके से जो आईपीआर का इशू आ रहा है जो वैक्सीन के अंदर उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जितनी भी टाइप की वैक्सीन की पैटेंसी का इशू आ रहा है उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, उन सब के ऊपर ही बात की गई है. थर्ड, देयर हैव बीन सम टॉक्स अबाउट द WTO के रिफॉर्म्स के बारे में. Next, they talked about the food security and finally they talked about the e-commerce. These are the 5 different issues जिसके बारे में उन्होंने बात की and we will try to take up each of these topic individually. Now, first things first, we need to understand what is WTO. देखिए, there was a body that was formed in 1944 that was called as GATT. GATT का full form होता है General Agreement on Trade and Tariffs. Now this particular body was formed in 1944 after the World War II started and इसका main aim ये था कि किसी तरीके से जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा तो ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से रिकवर करने में हेल्प करना है. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड 1944 इज द टाइम जिस टाइम एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट भी साइन हुआ था. This actually Bretton Woods agreement formed 2 different bodies. First was called as World Bank and second was called as International Monetary Fund. So आप ऐसे कह सकते हैं कि 1944 was the year जब World Bank, International Monetary Fund and साथ ही साथ जो GATT है यानी कि जो प्रिकर्सर बॉडी थी WTO की, इन तीनों को एक्चुअली फॉर्म किया गया था. Finally, it was in 1995 there was an agreement called as Marrakesh Round. Marrakesh is a place जहां पर 1995 के अंदर GATT की मीटिंग हुई थी. वहीं पर डिसाइड किया गया था that GATT would be changed to World Trade Organization. So उसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे. First things first, we need to understand what are the main agendas of WTO. देखिए, जो भी एजेंडास GATT के हुआ करते थे, the same agendas were actually taken up for WTO also. फर्स्ट वॉज कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से रिकवर करने में हेल्प करना है. नेक्स्ट, जितने भी ग्लोबल की डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सबको ग्लोबल लेवल पे डेवलप कराना है एंड फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है, फ्री मार्केट को प्रमोट करना है. थर्ड, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने का सबसे मेन एम ये है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उसको ध्यान में रखते हुए एवरी सिंगल कंट्री शुड एक्चुअली ट्रेड विद डिफरेंट कंट्रीज. हर एक दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहिए एंड देयर शुड बी अ सीमलेस मूवमेंट ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. सो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट जो WTO है इट टॉक्स अबाउट गुड्स ऑल्सो and it talks about services also. Now, when GATT was signed in 1944, it was actually signed by 23 countries and it was signed in Geneva. Geneva is a place in Switzerland. So, Switzerland के अंदर जो Geneva place है वहीं पर ये particular agreement sign होता है and it was signed by 23 different countries. Now, धीरे धीरे इसकी जो membership थी वो increase होने लगी and by 1995 that was in Marrakesh. Marrakesh में जब ये particular इसकी meeting चल रही थी तो there were total of 123 members that were already held. रिसेंटली जो 2022 के अंदर जो अग्रीमेंट हुआ है, जो अभी मीटिंग हुई है जेनेवा के अंदर हुई है, उसके अंदर टोटल 164 मेंबर्स हैव पार्टिसिपेटेड. It shows that right from the 23 countries we have actually moved on to 164 countries. I hope आपको इतनी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई that what are the main things of WTO. Now let's try to understand what is the structure of WTO as to how WTO takes a particular decision. देखिए, WTO का जो सबसे हेड बॉडी है, सबसे जो टॉप मोस्ट बॉडी है, दैट इज कॉल्ड एज MC, दैट इज द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. नाउ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द वन जो सारे के सारे जितने भी डिसीजंस वगैरह है वो लेता है. नाउ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 डिफरेंट बॉडीज काम करती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जनरल काउंसिल, सेकंड इज द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. नाउ जो जनरल काउंसिल है वो सारे के सारे जनरल जितने भी अग्रीमेंट्स वगैरह हैं, जितने भी 2 डिफरेंट कंट्री के जो रिलेशन वगैरह हैं, इन सबको प्रॉपर्ली गाइड करता है. सेकंड, अगर 2 डिफरेंट कंट्री साथ में मिलकर किसी भी टाइप की ट्रेड की पॉलिसी बनाती है उसको रिव्यू करने के लिए WTO ने जो बॉडी बनाई है उसका नाम है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड या फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. एज द नेम सजेस्ट, जब भी किसी 2 डिफरेंट कंट्री के बीच में किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होगा उसको सेटलमेंट करने के लिए दिस पर्टिकुलर बॉडी हैज बीन फॉर्म बाय WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन.
नाउ जो जनरल काउंसिल है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी अमंग दीज थ्री, उसके अंदर 5 डिफरेंट बॉडीज आती हैं. फर्स्ट इज द कमिटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सेकंड इज द कमिटी ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, थर्ड इज द गुड्स का काउंसिल, fourth talks about the intellectual property rights, that is also called as IPC, that is Intellectual Property Council, and finally we have services का council. So as you can see, trade and development के बारे में बात होती है, trade and economics के बारे में बात होती है, goods के council के बारे में बात होती है, services के council के बारे में बात होती है, and finally intellectual property rights के बारे में बात होती है. These are the 5 different topics जिसके बारे में यहाँ पर जो WTO है it actually talks. Now 2022 में जो recently 12th ministerial conference हुआ है, what were the main agendas? As we have discussed already earlier, इसमें जो हम 4 जो मेन एजेंडाज जो हम आज टेकअप करने वाले हैं, these are the 4 ones. First of all, there have been talks about COVID-19 के जो वैक्सीन है उसके ऊपर कुछ टेम्पररी वेवर्स लगाने की बात की जा रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ IPR, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर कुछ वेवर्स लगाने की बात की जा रही है. सेकंड विल टॉक अबाउट द ई-कॉमर्स ट्रेड. जस्ट लाइक अगर आप कोई भी सामान Amazon से या फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीदते हैं, दे आर कॉल्ड एज ई-कॉमर्स ट्रेड. इसके ऊपर किस तरीके से मॉनिटरिंग्स वगैरह लगाए गए हैं इसको हम समझेंगे. Third, we'll talk about global food security. What are the things that have been taken up by WTO Ministerial Conference this time in global food security? And finally, we'll talk about कि किस तरीके से फिशिंग के ऊपर जो सब्सिडीज वगैरह लगातार दी गई है, इसके अगेंस्ट बहुत सारे मेंबर्स अपील कर रहे हैं. दे वांट कि ये सब्सिडीज को बंद किया जाए और इस बार कुछ लिमिट्स वगैरह लगाई गई हैं किस तरीके से सब्सिडीज को यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं. वंस अगेन, दीज सब्सिडीज दे हैव नॉट बीन एलिमिनेटेड, दे हैव ओनली बीन रिड्यूस्ड. So we are going to talk about these 4 topics one by one. But before that, she is the WTO के डायरेक्टर जनरल. इनका नेम है Ngozi Okonjo-Iweala and she has actually said कि इस बार यानी कि जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है, this is going to be मतलब एक बहुत ही गेम चेंजिंग this conference was held, जिसके अंदर some unprecedented package were done. इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा साल ऐसे हो गए हैं जहां पर WTO ने इतने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आउटकम्स देखे थे. As I have said you earlier also कि नॉर्मली जब भी कोई एजेंडा वगैरह लिए जाते थे, they were not successfully taken up. बट इस बार ऐसा देखा गया है 2022 के अंदर जो 4 मेन एजेंडाज वर टेकन, सबके ऊपर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पर हुई है इस बार. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज WTO एंड व्हाट इज द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. पीछे हमने फ्लो चार्ट में इसको देख लिया है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. WTO जो है इट इज द ओनली इंटरनेशनल बॉडी जो कि किसी भी 2 कंट्री के बीच में ट्रेड को रेगुलेट कर सकती है. 1995 में गैट अग्रीमेंट जो इससे पहले हुआ करता था उसको चेंज करके WTO अग्रीमेंट वाज फॉर्म्ड एंड राइट नाउ इसके अंदर टोटल 164 मेंबर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट. नाउ ओरिजिनली जो गैट था उसके अंदर कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे? देयर वर 23 मेंबर्स और राइट नाउ देयर आर टोटल ऑफ 164 मेंबर्स. नाउ इसके 2 रूल्स हैं. फर्स्ट रूल सेज कि जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे दे विल बी टेकन थ्रू कंसेंसस. इसका मतलब यह है कि जितने भी डिसीजंस होंगे सबके लिए सबकी हामी होनी जरूरी है. मतलब कि इफ देयर आर 164 मेंबर्स देन 50% +1 जिस चीज के लिए भी हाँ बोल देंगे दे विल बी टेकन अप, और जिस चीज के लिए भी ना बोल देंगे उस चीज को यहां पर मना कर दिया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर. WTO बोलता है दैट एवरी सिंगल मेंबर कैन एक्सरसाइज अ वीटो हियर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है WTO में किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर अगर कोई दूसरी कंट्री सहमत नहीं है तो उस चीज के ऊपर वीटो लगा सकती है. वीटो लगाने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि वो पूरी तरीके से मना हो जाएगा, बट उसके ऊपर एक स्पेशल ध्यान दिया जाएगा और उसके ऊपर एक स्पेशल अग्रीमेंट होगा, एक स्पेशल बातचीत होगी, डिस्कशन होगा एंड इट विल बी टेकन अप फॉर वोटिंग वंस अगेन. इसे कहते हैं WTO का वीटो. अपार्ट फ्रॉम दिस WTO का मेन एम होता है फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, जिसके लिए वो डिफरेंट कंट्री के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स कराता है, उनके आपस में डिस्कशन कराता है और जितने भी मेंबर कंट्री है दे एक्चुअली साइन दीज टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स, जिसके थ्रू जितने भी ट्रेड एंड सर्विसेज के रिलेशन वगैरह है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस WTO जो है एक फोरम प्रोवाइड करता है. फोरम मीन्स अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहां पर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं अगर साथ में मिलकर कोई ट्रेड के रूल्स वगैरह बनाना चाहती है तो उसको आपस में मिलकर नेगोशिएट कर सकती है, ताकि साथ ही साथ कोई भी अगर इकोनॉमिक डिस्प्यूट वगैरह है 2 किसी डिफरेंट कंट्री की, वो आपस में मिलकर WTO के फोरम के ऊपर आकर अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं. Apart from this, what is ministerial conference? As I have told you earlier, this is the top decision making body of WTO, जो कि हर 2 साल पर मिलती है. इसका मतलब क्या है? इफ 2022 में अभी मिली है, इसका मतलब है नेक्स्ट 2024 में लोग मिलने वाले हैं, राइट? सो हर 2 साल में मिलती है एंड दिस इज द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे डिसीजंस लेती है. नाउ जितने भी 164 मेंबर्स प्रेजेंट है मिनिस्ट्रियल काउंसिल के अंदर, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, वो सब के सब साथ आते हैं और किसी भी टाइप की मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कोई भी अगर ऐसा कोई मैटर है जिसको डिस्कस करना चाहते हैं, दे कैन एक्चुअली डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग. नाउ रिसेंट मीटिंग जो है 12th मीटिंग हुई थी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जेनेवा के अंदर हुई थी एंड दिस वाज हेल्ड फ्रॉम 12th टू 17th ऑफ जून. एक्चुअली इसका जो डेट था दैट वाज फ्रॉम 12th टू 15th ऑफ जून, बट इतनी इंटेंस नेगोशिएशन चल रहे थे इन 4 एग्रीमेंट्स के ऊपर दैट इट वाज एक्चुअली एक्सटेंडेड बाय 2 days एंड इट फाइनली एंडेड ऑन 17th ऑफ जून. These are some of the basic things that we have understood in this thing. Now we have to understand what are the key takeaways that we can take from this particular meeting. Let's try to understand in 4 different heads यहाँ पर. Let's start this particular thing.
सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फिशिंग सब्सिडीज दैट हैव बीन टेकन अप इन WTO। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि फिशिंग सब्सिडीज का मतलब क्या है। देखिए, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं प्लस जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं, व्हाट दे डू इज उनके यहाँ पर जो फिशिंग है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फिशिंग के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वो सारी की सारी कंट्रीज जो होती हैं अपने लोगों को, जो फिशरमैन होते हैं, उनको स्पेशल टाइप ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज का सीधा सा मतलब ये है दैट सस्ते से सस्ते दाम में उनको नेट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, उनको डिफरेंट फिशिंग के लिए अलग अलग चीजें प्रोवाइड की जाती है ताकि वो फिशरमैन जो फिशिंग कर सके। बट उसका एक एनवायरमेंटल डाउनग्रेडिंग ये होती है कि उसके कारण क्या होता है, ओवर फिशिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब बहुत सारे लोग जिनको सबको बेनिफिट मिल रहा है, सबके सब फिशिंग करते हैं, उसके कारण ओवर फिशिंग होती है और जो मरीन रिसोर्सेज वगैरह है वो लगातार डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके कारण नॉट जस्ट टू दैट पर्टिकुलर नेशन बट एट अ ग्लोबल लेवल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो WTO के अंदर 2001 से ही काफी ज्यादा ये डिमांड चल रही है, मीटिंग चल रही है दैट कहीं ना कहीं ओवर फिशिंग को रोकने के लिए, ओवर फिशिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें इन सब्सिडीज को रोकना जरूरी है। दैट इज वाई WTO ने इस बार एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन किया, जिसका मतलब है बहुत सारे डिफरेंट कंट्री ने साथ में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया जहां पे उन्होंने ये बोला दैट द हार्मफुल, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है उसको अगले 4 सालों के लिए हमें रोकना है ताकि ग्लोबल लेवल पे जितने भी फिश स्टॉक्स हैं उसको हम बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। नो दिस पर्टिकुलर थिंग जो है दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वाज एक्चुअली टेकन अप इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हमारा। नाउ दिस शोज कि WTO की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर अब हमने इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको भी अपने ध्यान में रखना स्टार्ट कर दिया है। मतलब WTO अब सिर्फ ट्रेड के बारे में बात नहीं करती है बट इट ऑल्सो कीप्स इनटू अकाउंट कि जितना भी ट्रेड वगैरह हो रहा है वो सबका सब सस्टेनेबल हो, मतलब कि वो हमारे फ्यूचर को कहीं ना कहीं खराब ना कर रहा हो, ताकि ये सब चीजें हमारे जो फ्यूचर जो हमारी जनरेशन वगैरह आने वाली है उनके लिए भी बेटर रहे। Now, this also directly or indirectly affects the lives of almost 260 million people जो कि फिशिंग के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ये सब शो करता है कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। Now let's understand what was the India's stand on this particular thing. जब फिशिंग की बात आती है तो आप जानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट्स, जहां पर बहुत एक लार्जर पॉपुलेशन जो है हमारी वो कोस्टल स्टेट्स में रहती है। इसलिए इंडिया के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो अपने फिशरमैन कम्युनिटी है उसके बेटरमेंट के लिए बात करें। एंड सिमिलरली इंडिया भी बहुत सारा सब्सिडी प्रोवाइड करती है इन सब लोगों को जो डिफरेंट फिशिंग के जो ऑक्यूपेशन है उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब देखिए, इंडिया ने कुछ बाकी डेवलपिंग कंट्री के साथ में मिलकर कुछ कंसेशंस की बात की और एक ऐसा सेक्शन जो कि इस पर्टिकुलर प्रपोजल के अंदर लिखा हुआ था जहां पर यह बोला जा रहा था कि सब्सिडी को पूरी तरीके से खत्म कर देना, यानी कि एलिमिनेट करना है। उस पर्टिकुलर जो सेक्शन था उसको हटा करके द वर्ड वाज चेंज्ड फ्रॉम एलिमिनेट टू रिड्यूस। इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए, पहले इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि जितनी भी फिशिंग के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना है, मतलब अब हम सब्सिडी नहीं दे सकते। बट इंडिया अलॉन्ग विद कुछ और डेवलपिंग नेशंस ये बोलते हैं कि अगर हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो वो कम्युनिटीज जो कि फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है उनके ऊपर वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए फिलहाल के लिए हम इसको रिड्यूस करते हैं, मतलब कम करते हैं। सब्सिडीज देंगे बट कम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, बट इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करेंगे। सो इंडिया एक्चुअली सक्सेसफुली लॉबीड और उन्होंने ये सेक्शन को रिमूव करवा दिया और उन्होंने इस चीज के लिए एक्सेप्ट करवा लिया कि जो स्मॉल स्केल आर्टिसनल जो फिशिंग करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो कि फिशिंग वगैरह करते हैं, उनको किसी भी टाइप का अग्रीमेंट से प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं इन जो भी सब्सिडीज वगैरह से वो उनको लगातार मिलते रहे। बट स्टिल देयर आर समथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव। पहली बात तो 2001 से लगातार ये बातचीत चल रही है कि किस तरीके से हम फिशिंग के ऊपर जो ओवर फिशिंग हो रही है उसको रोकने के लिए सब्सिडीज को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग्स, इस बार जो एलिमिनेट करने की बात की गई थी वो एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, राइट। इस बार हम सिर्फ इसको रोक पाए हैं, बट वी हैव टू टेक फर्दर स्टेप्स ताकि हम जो फिशिंग ओवर फिशिंग हुई है उसको रिड्यूस करने के लिए अलग अलग स्टेप्स वगैरह ले सके। तो आई होप आपको फर्स्ट थिंग प्रॉपर्ली समझ आ गई। द सेकंड एजेंडा दैट वाज टेकन इन WTO दैट वाज अबाउट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट हियर। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल फूड शॉर्टेजेस एंड प्राइस राइज वगैरह बहुत चल रहा है बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन की वॉर। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है, राइजिंग ऑयल प्राइसेस एंड ऑल। इसके कारण जो फूड शॉर्टेज वगैरह चल रहा है एंड प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। उसके कारण जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उन्होंने अपने अपने एक्सपोर्ट को बंद कर दिया कहीं ना कहीं, जो स्पेशली जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है उसको अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने बंद कर दिया है। नो व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, उसके कारण कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि अपना खुद का एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस नहीं करती है, जो कि दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होती है, मतलब अपने एग्रीकल्चर की चीजों को इंपोर्ट करने के लिए, अब अगर दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट ही नहीं करेगी तो क्या होगा, इन कंट्री के पास खाना नहीं पहुंचेगा एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर हंगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स वाई
इस पर्टिकुलर चीज को भी डब्ल्यूटीओ के अंदर बातचीत की गई है। सो राइजिंग प्राइसेस के कारण क्या हुआ है, इन सारी की सारी कंट्री जो कि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हुआ करते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने चीजों को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। रिसेंट एग्जांपल इसकी इंडिया ने भी अपना वीट को एक्सपोर्ट करना कहीं ना कहीं बैन कर दिया है, राइट। तो इसके कारण क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ ने ये बोला है दैट नो कंट्री शुड एक्चुअली पूरी तरीके से बैन नहीं करना चाहिए, एंड एटलीस्ट जो यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वो जब भी कोई ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए कोई भी अगर खाना वगैरह मांगे तो डिफरेंट कंट्री शुड हेल्प दैट। यानी कि किसी भी टाइप की एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के अंदर, मतलब अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वी शुड नॉट इंक्लूड यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन दैट। वी शुड एटलीस्ट एक्सक्लूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ताकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास खाना पहुंचे और वो डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंचा सके, लाइक अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, राइट। तो इसी चीज के ऊपर भी यहां पर बातचीत की गई है। यहां पर इस तरीके से बातचीत की गई किस तरीके से हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को यहां पर रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा बात यह भी की गई है कि किस, देखिए, मेंबर कंट्री को अलाउ किया गया है दैट दे कैन रिस्ट्रिक्ट द फूड सप्लाईज, ताकि वो अपने खुद के डोमेस्टिक कंट्री के अंदर फूड सिक्योरिटी के नीड्स को कंप्लीट कर सके, बट इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि दूसरी कंट्री को कुछ देना ही नहीं है। नेक्स्ट चीज, इंडिया ने भी एक यहाँ पर डिमांड किया था। इंडिया का डिमांड ये था कि जैसे इंडिया के पास एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखा जाता है कि इसके पास बहुत सारा जो ग्रेन्स वगैरह होता है हर साल रखा जाता है, जस्ट बिकॉज हम प्रोक्योर करते हैं, एंड बहुत सारा हमारे ग्रेन्स जो यहाँ पर खराब हो जाता है, मतलब रखे रखे के खराब हो जाता है, राइट, इट स्पॉइल्स। इस चीज को रोकने के लिए इंडिया ने एक परमिशन मांगी थी दैट इंडिया अगर चाहे तो इन एफसीआई का जो भी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के अंदर जितना भी ग्रेन्स वगैरह हैं उसको डिफरेंट कंट्री को बेच सकता है। बट इस चीज को फिलहाल के लिए टेकअप नहीं किया गया है। बोला गया है जो नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर जो एनुअल मीटिंग होगी उस चीज के अंदर इसको टेकअप किया जाएगा, एंड देन वी विल डिसाइड कि क्या करना है, इसका क्या नहीं करना है। Now let's move on to the third issue. It talks about the e-commerce transaction. Now first things first, let me give you an example. यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं Amazon का. Just suppose you order something from the Amazon and that is not present in India right now. अगर वो चीज इंडिया से बाहर से आ रही है, just suppose something is coming from USA, right? Just suppose आपको कुछ चाहिए और वो USA से आ रहा है. So if it is coming from USA to India, तो obviously it will have to पास द चेक पॉइंट्स जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, और अगर वो चेक पॉइंट्स को पास करेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं उनको कस्टम ड्यूटीज पे करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटीज का मतलब है बिकॉज दैट थिंग इज बीइंग इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, राइट। तो उसके ऊपर ऑब्वियसली कस्टम ड्यूटीज लगेंगे। नाउ इन दैट केस होता क्या है, देखिए, होता यह है कि जब 1998 के बीच में के आसपास में जब अग्रीमेंट साइन हुए थे और जब ई कॉमर्स को डब्ल्यूटीओ के अंदर लाया गया था, तो डब्ल्यूटीओ ने यह बोला था दैट इंटरनेट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इशू राइट नाउ। 1998 में इसको इंपॉर्टेंट नहीं माना गया था और बोला गया था कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि ऑनलाइन ऑर्डर करके कोई सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मंगाते हैं। दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड कि राइट नाउ हम इसके ऊपर किसी भी टाइप का कस्टम ड्यूटी को नहीं लगाएंगे। ये डिसाइड किया गया था उस पर्टिकुलर टाइम में। बस एज वी नो अभी के टाइम में टाइम काफी चेंज हो गया है फ्रॉम 1998 राइट नाउ इन 2022, और उससे अभी हम देखते हैं कि जो अग्रीमेंट्स है हमारे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जो हमारे ट्रेड काफी इंक्रीज हो गए हैं, जो भी हमारे इंपोर्टिंग आइटम्स है वो इंक्रीज हो गए हैं, बट स्टिल जो हमारा कंसेप्ट है वो अभी तक वही है जो कि पहले हुआ करता था। इससे बेनिफिट किसको होता है? बेनिफिट होता है लार्जर डेवलप्ड कंट्रीज को, जैसे कि यूएसए अगर कोई सामान इंडिया में बेचता तो ऑब्वियसली यूएसए को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूएसए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ रहा है बिकॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के बारे में। सो इंडिया ने ये बोला था कि जो डब्ल्यूटीओ के अंदर जो भी ये बातचीत चल रही है ई कॉमर्स के ऊपर, जो मॉनिटोरियम है, यानी कि जो अभी किसी भी टाइप का कोई भी कस्टम ड्यूटीज नहीं दिया जाता है, इस चीज को रिव्यू करने की जरूरत है ताकि कस्टम ड्यूटीज को हम लेना स्टार्ट कर दें। देखा यह गया है कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री ऐसी हैं जो कि दूसरे डेवलप्ड कंट्री से जब कोई सामान लेती है तो उनको किसी भी तरीके का कॉन्सिक्वेंस, मतलब किसी भी टाइप का फायदा नहीं होता है, कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं होता है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमने इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिमांड किया कि इंडिया को इस चीज का फायदा होना चाहिए, और इसी चीज के लिए हमने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया दैट दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली शुड बी रिव्यूड। एंड उसके लिए व्हाट डब्ल्यूटीओ मतलब डिड वाज, देखिए 2017 से 2020 में डेवलपिंग कंट्रीज ये बोलती है कि दे हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट $50 बिलियन का, इतना उन्होंने जो पैसा है वो यहाँ पर लूज कर दिया है बिकॉज दे कुड ऑब्वियसली नॉट टेक एनी काइंड ऑफ टैरिफ बिकॉज डब्ल्यूटीओ ने मना किया था। तो इसी चीज को रिव्यू करने के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया है जहां पर बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज को रिव्यू करने की जरूरत है। अगर हम इसको रिव्यू करेंगे तभी हम इस चीज को वापस चेंज कर पाएंगे एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम चेंज हो रहा है, लगातार इंपोर्टिंग आइटम्स लगातार इंक्रीज हो रही है, तो हमें इस चीज को भी इंक्रीज करने की जरूरत है। नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ में जैसा मैंने आपको बताया 1998 में इस चीज को डिसाइड किया था दैट कस्टम ड्यूटीज के ऊपर, मतलब किसी भी टाइप की इंपोर्टिंग चीजों के ऊपर कस्टम ड्यूटीज फिलहाल नहीं लगाया जाएगा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से मंगाया जा रहा है तो, और तब से उसको लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर चीज को रिव्यू नहीं किया गया है। इंडिया इसी चीज को बोल रहा था कि इस चीज को रिव्यू करने की जरूरत है, बट फिलहाल के लिए भी इसको रिव्यू नहीं किया गया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। नाउ लेट्स, अब आप आई होप आपको ये जो फर्स्ट दो एजेंडास थे वो प्रॉपर्ली समझ आ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एजेंडा दैट इज अबाउट कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन। नाउ
जब कोविड-19 वैक्सीन बनने स्टार्ट हुए थे तो उसके ऊपर एक आईपीआर की बात की गई थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, एंड इट वाज सेड कि जो भी कंपनीज इस चीज को बना रही है, कोविड-19 के वैक्सीन बना रही है, उसको अभी फिलहाल 5 सालों के लिए किसी भी टाइप का आईपीआर नहीं दिया जाएगा, दे विल नॉट बी गिवन पेटेंट्स। इसका बेसिकली मतलब ये था ताकि जो हर एक कंट्री है वो अपने अपने कंट्री के अंदर वैक्सीन को बना सके और अपने लोगों तक पहुंचा सके, ताकि उनको ये चीज जो है काफी ज्यादा महंगा ना पड़े, राइट। इट शुड बी वेरी वेरी चीप, ताकि वो लोग अपने अपने कंट्री में इस चीज को पूरी तरीके से एक्सपोज कर सके, इस चीज को मतलब एक्सेप्ट कर सके। बट देखा गया है कि कहीं ना कहीं डिफरेंट कंट्रीज ये बोल रही हैं कि अगर जो वैक्सीन बना रही है उन्हें किसी भी तरीके का फायदा नहीं होगा तो फिर फायदा क्या होगा, मतलब अगर मतलब उन्हें फायदा नहीं होगा तो बनाएंगे क्यों, राइट। इसलिए बोला गया था कि जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर कंपनीज वगैरह को आईपीआर देना जरूरी है। बट जो ओरिजिनल प्रपोजल था इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो 2020 में लेकर आए थे, उनका ये स्टेटमेंट था दैट फिलहाल के लिए आईपीआरस वगैरह जो हैं, जो भी वैक्सीन वगैरह हैं, इन सब चीजों को अभी के लिए हम ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इस चीज को ऑब्वियसली जितने भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उन सब चीजों को अपोज करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास किसी भी टाइप का फायदा नहीं है। बट डब्ल्यूटीओ के अंदर जब ये वेवर आएगा तो डब्ल्यूटीओ ने ये बोला है कि अगले 5 सालों के लिए फिर से किसी भी कंपनी को आईपीआर वगैरह नहीं दिया जाएगा और वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है सबके लिए अलाउ किया जाएगा। और इस चीज को ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स ने एक्सेप्ट किया है, बट कुछ यहाँ पर ऐसे बॉडीज भी हैं जो कि इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं, बिकॉज इनमें बोला गया है कि सिर्फ आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, बट जो बाकी मेडिकल टूल्स हैं जैसे डायग्नोस्टिक हो गया, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स वगैरह की चीजें होती हैं, इन सब चीजों को आपने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। उसके कारण जो पीपल जो एक्सेस कर सकते थे अलग अलग चीजें, वो लोग एक्चुअली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सो वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट द अदर थिंग्स ऑल्सो जो कि इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। तो ये थी हमारा टोटल चारों टॉपिक्स जिसके ऊपर जो डब्ल्यूटीओ उसने इस बार बात की है। आई होप आपको चारों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं, ठीक है। इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।